अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम बैक। आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक डोगरा रूल कंसोलिडेटेड। तो दोस्तों, लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया ट्रीटी ऑफ लाहौर के बारे में, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में। साथ ही हमने जानने की कोशिश की किस तरह से ब्रिटिशर्स ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर को क्रिटिसाइज़ किया और रशिया किस तरह से थ्रेट दे रहा था जे.एंड.के स्टेट को, और साथ ही में जो अफगान्स थे जिनके साथ बॉर्डर भी है जे.एंड.के स्टेट का, वो किस तरह से थ्रेट बने थे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए, और कौन से स्टेप्स उठाए गुलाब सिंह और उसके सक्सेसर्स ने अपनी इस नई किंगडम को बचाने के लिए। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो एज वेल। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में अपने कमेंट्स भी दीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको बेनिफिट हो। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक डोगरा रूल कंसोलिडेटेड। महाराजा गुलाब सिंह एंटर्ड द वैली इन नवंबर 1846, लेकिन ये एंट्री कोई इजी नहीं थी। इट वाज नॉट विदाउट रिवोल्ट्स, इट वाज नॉट विदाउट कॉन्फ्लिक्ट एंड ब्लडशेड, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट गवर्नर था शेख इमामुद्दीन, ही वॉज द गवर्नर ऑफ सिख अम्पायर, और उसने कोशिश की इस जे एंड के स्टेट को अपने लिए रखने के लिए, यानी वो खुद इसका रूलर बनना चाहता था। इसलिए उसने अपोज किया गुलाब सिंह के फोर्सेस को। इस वजह से ब्रिटिशर्स ने उसकी काफ़ी हेल्प की, उसको आर्मी सपोर्ट दिया, और इस तरह से गुलाब सिंह को एंटर होने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो फाइनली गुलाब सिंह एंटर्ड द वैली इन नवंबर 1846 टू रूल ओवर हिज न्यूली फाउंड स्टेट, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। जैसे ही वैली में एंटर हुआ तो वैली में और भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ट्राइबल थ्रेट्स। ट्राइबल थ्रेट्स, या यूं कहेंगे जो यहाँ पे कुछ ग्रुप्स थे जो लूट मार जिनका काम था, उन्होंने काफ़ी डिस्टर्ब किया था एडमिनिस्ट्रेशन को भी, काफ़ी डिस्टर्ब किया था लोगों को भी, और साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे थे, ख़ास तौर पे लूट प्लंडर की वजह से। इसमें दो ग्रुप्स थे। एक ग्रुप को कहा जाता है गलवान्स और दूसरे ग्रुप को कहा जाता है लावनियाज। तो जो गलवान्स थे वो यूजुअली शेफर्ड्स थे जिनका काम था हॉर्स को ट्रेन करना। दे वर आल्सो कॉल्ड एज हॉर्स ट्रेनर्स। लेकिन लूट की वजह से वो काफ़ी मशहूर थे। वो यूजुअली लूटते थे घोड़ों को और फिर दूसरे दिन बेचते थे उन्हीं को जहाँ से उनने चुराया होता था। अब कोई यूजुअली क्लेम नहीं कर पाता था, तो इस वजह से उनको कोई रोक भी नहीं पाता था। तो दूसरा ग्रुप था लावनियाज, जो दिन के उजाले में हो या रात के अंधेरे में लूट प्लंडर का काम होता था, और इस तरह से खाने पीने की चीज़ें, घर में जितनी भी चीज़ें होती थी उनको लूटते थे। तो ये काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम थी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। इनके साथ डील किया गुलाब सिंह ने, और उनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स भी दी, जैसे किसी को हैंग करना पब्लिकली, इस तरह की पनिशमेंट्स, किसी के हाथ पांव काटना, किसी के आंखें निकालना, किसी के कान काटना, किसी की नाक काटना। तो ये एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स दी गई इन ट्राइबल्स को, ताकि दोबारा कोई और ग्रुप खड़ा होकर ऐसी हरकत ना करे। तो इसमें थोड़ा टाइम लगा। तो टाइम के साथ ही गुलाब सिंह के पास और इतना टाइम नहीं मिला कि वो कंसोलिडेट करता, वो अपने बॉर्डर्स को सील करता या इस तरह का कोई स्टेप उठाता। फिर भी जितना टाइम उसको मिला, तो इस टाइम में उसने कोशिश की कि एडमिनिस्ट्रेशन को किसी तरह से स्टेबल बनाया जाए। तो उसने काफ़ी चेंजेस लाई फाइनेंस सिस्टम में, एग्रीकल्चर सिस्टम में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स में, साथ में और भी कुछ स्टेप्स थे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो दोस्तों, जैसा मैंने पहले ही बोला, गुलाब सिंह को जो टाइम मिला रूल करने का, इट वाज फ्रॉम 1846 टू 1856, यानी मरने से पहले ही उसने अपने बड़े बेटे को, जिसका नाम था रणबीर सिंह, उसको अपॉइंट किया एज अ रूलर, और खुद रिटायर हो गया एक्टिव पॉलिटिक्स से और बन गया एडवाइज़र टू द न्यू किंग, एंड दिस किंग वाज कॉल्ड एज महाराजा रणबीर सिंह। तो खैर, इन 10 सालों में उसने कुछ चेंजेस लाई, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एडमिनिस्ट्रेशन में जागीरदारी सिस्टम, जो मुगल्स के ज़माने से काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी थी। ये मुगल्स ने इंट्रोड्यूस किया था ये सिस्टम, जिसमें किसी ऑफिसर को, किसी नोबल को या किसी भी कोर्टियर को, जो कि कोर्ट में होता था किंग के साथ, उसको सर्विसेज के बदले में पीस ऑफ लैंड दिया जाता था इन लियो ऑफ सैलरी।
जैसे कि मॉडर्न टाइम्स में सैलरी दी जाती थी, उस टाइम पे भी सैलरी दी जाती थी, बट इन द फॉर्म ऑफ अ लैंड, एंड दैट लैंड वाज कॉल्ड एज जागीर। ये जागीर हेरिडिटरी होती थी, यानी अगर बाप को मिली तो उसके मरने के बाद उसके बेटे को ट्रांसफ़र होती, फिर उसके बेटे या किसी सक्सेसर को ट्रांसफ़र होती। तो दिस वाज कॉल्ड एज जागीर, एंड द होल्डर ऑफ जागीर वाज कॉल्ड एज जागीरदार। ये जागीरदारी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन चुका था, क्योंकि पहले मुगल्स ने, फिर अफ़गान्स ने, फिर सिख्स ने इसको कंटिन्यू किया। इस तरह से वो अपने ख़ास लोगों को ही इस तरह की लैंड्स प्रोवाइड करते थे, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करते, जैसे टेम्पल्स को देना, मस्जिद को देना, या किसी और इंस्टीट्यूशन को देना, किसी और पर्सन को देना। तो इस तरह से ज़्यादातर जो लैंड थी, ऑलमोस्ट 60% लैंड, दैट वाज कंट्रोल्ड हार्डली बाय 10% पीपल। तो बड़े बड़े जागीरदार थे यहाँ पे। तो कुछ तो फ्री गिफ्ट्स भी थे, फ्री गिफ्ट जिनको हम इनाम कहते हैं, दे आर कॉल्ड इनाम लैंड्स। यानी किसी पर्सन ने एक्सेलेंस दिखाई, चाहे लिटरेचर में, चाहे पेंटिंग में, चाहे आर्किटेक्चर में, या किसी और काम में, तो उसको पीस ऑफ लैंड दिया जाता था जिस पे उसको कोई टैक्स नहीं देना होता था, एंड दैट वाज कॉल्ड एज टैक्स फ्री लैंड और इनाम। इस तरह के इनाम्स मिलते थे अक्सर जो प्रीस्ट्स होते थे, या मौलवीज होते थे, या कोई रिलीजियस लीडर होता था, या फिर सोशली कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होता था, उनको मिलती थी। गुलाब सिंह ने सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को कॉन्फिस्केट किया, यानी उनसे वो लैंड्स छीन ली। तो जागीरदारी सिस्टम को रिऑर्गेनाइज किया, उन लोगों को जागीर दे दी जो उसके अपने थे, जो उसके क्लोज थे। तो जो पहले लोग थे जिनके पास हुआ करती थी, उनसे छीनी गई। तो इससे क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा लैंड फ्री हो गई, और फिर दैट वाज मोस्टली कंट्रोल्ड बाय द किंग एंड हिज एसोसिएट्स एंड हिज रिलेटिव्स एंड हिज किन्स एंड किड्स, व्हाट वी कैन से। तो दूसरा सिस्टम था शाली सिस्टम। शाली सिस्टम दैट वाज मोस्टली कंट्रोल्ड बाय द मनी लेंडर्स। मनी लेंडर हम उनको बोलते हैं जो यूजुअली इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करते हैं लोन्स, और लोन्स के नाम पे वो गिरवी रखवाते थे लोगों से लैंड्स। यानी कोई पर्सन है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है, और लोन के टाइम पे एग्रीमेंट साइन कराता है, और जो भी उस लोन लेने वाले पर्सन के पास है, चाहे वो गाय बैल क्यों ना हो, चाहे वो लैंड क्यों ना हो, घर क्यों ना हो, उसको गिरवी रखा जाता था। लेकिन वो लोन पे नहीं कर पाते थे बिकॉज ऑफ हेवी टैक्सेशन। तो इस वजह से उनकी ज़मीनें छीनी जाती थी, और छीनने वाले होते थे मनी लेंडर्स। सो दीज वर द मनी लेंडर्स हु आर वेरी मच रिच। They were very much rich because of having vast lands and having enough resources, we can say. तो इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था, तब जाके पॉसिबल था इस लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना। तो सबसे पहले फोकस गया जागीरदारी सिस्टम पे और शाली सिस्टम पे। तो जैसे ही गुलाब सिंह एंटर हो गया था वैली में, उसने देखा कि मैंने क्या ख़रीदा। आई हैव परचेज्ड ओनली माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट्स एंड दे व्हाट वी कैन से बार्न लैंड, क्योंकि ज़्यादातर लैंड बार्न हो चुकी थी। क्योंकि जो पिछले रूलर्स थे, उन रूलर्स ने इतने टैक्सेस कलेक्ट किए थे, इतने हेवी टैक्सेस कलेक्ट किए थे, ख़ासतौर पे अफगान सिख्स की बात करेंगे, कि लोगों ने अपनी ज़मीनें अनकल्टिवेटेड छोड़ दी थी, वो भाग गए थे। चाहे वो लाहौर चले गए, चाहे वो पंजाब चले गए, चाहे वो किसी और रीजन में चले गए, तो उन्होंने अपनी ज़मीनें ही छोड़ दी थी, और उस पर कल्टिवेशन नहीं हो रही थी। ज़्यादातर लैंड अंडर कल्टिवेशन नहीं थी। अब इसको अंडर कल्टिवेशन लाना था, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क था। इस पर फोकस गया गुलाब सिंह का, लेकिन ज़्यादा टाइम न होने की वजह से वो ये काम पूरी तरह से नहीं कर पाया। नाउ द टास्क वाज लेफ्ट ऑन द शोल्डर्स ऑफ हिज सन रणबीर सिंह। लेकिन दूसरी तरफ से जो ब्रिटिशर्स थे, उनका बार बार प्रेशर आ रहा था दैट a person or an official must be appointed at the court of what we can say डोगरा। यानी ब्रिटिशर्स बार बार प्रेशराइज कर रहे थे, क्योंकि उनका क्रिटिसिज्म हो रहा था, उनको रशियन थ्रेट थी, उनको अफगानिस्तान की तरफ से थ्रेट थी। तो वो चाहते थे कोई ब्रिटिश ऑफिशियल डोगरा कोर्ट में होना ज़रूरी है, ताकि वो रूलर की पॉलिसीज़ भी देखे, साथ में नज़र भी रखे फ्रंटायर्स पे, यानी जो बॉर्डर्स है उन पे नज़र रखे, और इमीडिएट स्टेप्स उठाए ताकि जो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर है उसको प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम रशियन थ्रेट, फ्रॉम अफगान थ्रेट। तो इस तरह से वो बार बार प्रेशराइज कर रहे थे गुलाब सिंह को, बट गुलाब सिंह डिनाइड
on the what we can say on the issue that there is no article mentioned in the Treaty of Amritsar about the appointment of any British official. उसका बार बार यही जवाब था कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर में तो कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि ब्रिटिश ऑफिशियल को अपॉइंट किया जाएगा, फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरवेन करेगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बार बार इंटरवेंशन चाहती थी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। फाइनली ही वाज फोर्स्ड टू अपॉइंट एन ऑफिशियल ऑन स्पेशल ड्यूटी, यानी एक ब्रिटिश ऑफिशियल को हम कहेंगे डिप्लोमेटिकली अपॉइंट किया गया एट द कोर्ट ऑफ डोगरास, एंड दैट पर्सन कैम टू बी नोन एज ऑफिशियल ऑन स्पेशल ड्यूटी। तो इस पर्सन जिसको हमने पोस्ट का नाम दिया ऑफिशियल ऑन स्पेशल ड्यूटी, हिज जॉब वाज टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ टूरिस्ट्स। जितने भी टूरिस्ट्स यूरोप से आएंगे या डिफरेंट कंट्री से आएंगे, उनका लुक आफ्टर, खाना पीना, रहना सहना, ये सब चीज़ें देखा करेगा। तो उसको यही काम दिया गया, और वो सीजनल था, सीजनल ड्यूटी थी, यानी 6 महीने के लिए वो यहाँ पे रहेगा, और 6 महीने के बाद इस तरह से दूसरा ऑफिशियल उसकी जगह पे आएगा, वो बैठेगा। तो 6 महीने इनको ड्यूटी रखी गई, और जो पोस्ट है उसको नाम दिया गया ऑफिशियल ऑन स्पेशल ड्यूटी। इस तरह से अभी तक कोई रेजिडेंसी राज या रेजिडेंट रूल स्टार्ट नहीं हुआ। तो खैर, गुलाब सिंह, जैसा मैंने पहले ही कहा, ही अपॉइंटेड हिज एल्डर सन रणबीर सिंह, एंड ही बिकेम द नेक्स्ट रूलर इन द डोगरा लाइन। तो इस तरह से 1856 से लेकर 1885 तक महाराजा रणबीर सिंह ने रूल किया। महाराजा रणबीर सिंह के बारे में कहा जाता है दैट ही वॉज अ पर्सन ऑफ टैलेंट। उसके पास काफ़ी ज़्यादा टैलेंट था, वो पढ़ा लिखा था, मास्टर ऑफ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, उसको काफ़ी सारी लैंग्वेज भी आती थी। तो इस तरह से एक लिटरेट पर्सन नेक्स्ट रूलर बना महाराजा रणबीर सिंह। तो महाराजा रणबीर सिंह, जैसे ही मैंने कहा कि वो एक लिटरेट पर्सन था, एक एजुकेटेड पर्सन था, उसको काफ़ी ज़्यादा मास्टर था आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, आर्ट ऑफ वारफेयर में, आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी में, या फिर लिटरेचर में वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड था। ही फॉलोड द फुट स्टेप्स ऑफ हिज फादर। तो उसने भी वैसा ही किया जैसा कि गुलाब सिंह ने किया। तो ब्रिटिशर्स वंस अगेन प्रेशराइज करने लगे इस बार महाराजा रणबीर सिंह को कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट को अपॉइंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिल्कुल वही जवाब दिया रणबीर सिंह ने भी जो कि जवाब दिया था गुलाब सिंह ने, दैट देयर इज़ नो मेंशन ऑफ any appointment of resident in the Treaty of Amritsar. How is it possible to appoint British resident in the court of Dogras? तो इस तरह से उसने भी डिनाई करता रहा, लेकिन जो ऑफिशियल ऑन स्पेशल ड्यूटी था वो कंटिन्यूसली यहाँ पे रहा, बट हिज एक्चुअल जॉब वाज टू लुक आफ्टर द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन या एक्सटर्नल पॉलिसीज ऑफ द डोगरास। असल में उसका जॉब यही था, क्योंकि वो ब्रिटिश रेजिडेंट तो नहीं था, लेकिन उसको काम यही दिया गया था, जो टूरिस्ट्स को देखना, उनको उनके अफेयर्स को देखना, या उनकी जो नेसेसिटीज़ है उनको देखना, ये सब तो बस बाहर को दिखावा था, बाहर के लिए दिखावा था, लोगों को दिखाने के लिए था। एक्चुअली उसका जॉब था कि वो पूरी नज़र रखे, टू कीप क्लोज वॉच ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द रूलर। तो खैर, तो महाराजा रणबीर सिंह, जैसे मैंने कहा, उसने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं, और हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है वो, कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, या मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर रेवेन्यू सिस्टम में, या फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ में, कल्चरल एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चरल सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा चेंज लाई। 1864-65 में महाराजा रणबीर सिंह ने RPC बनाया, रणबीर पैनल कोड, जो जुडिशल सिस्टम को कंट्रोल करता था। यानी जो भी यहाँ पे जुडिशल सिस्टम था, तो उसमें जो लॉ चलता था वो था RPC में से, यानी RPC रणबीर पैनल कोड। जैसे बाकी ब्रिटिश इंडिया में यहाँ पे IPC चलता था, इंडियन पैनल कोड, तो यहाँ पे चलने लगा रणबीर पैनल कोड। और ये रणबीर पैनल कोड एक्टिव रहा 2019 तक, जब 2019 में यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट और यूटी ऑफ लद्दाख बनाई गई, तो RPC को भी मनसूख किया गया, और इस तरह से IPC अब J&K स्टेट में लागू हुआ। ये RPC बनाया गया था, जो मैकावली कोड था उस पैटर्न पे बनाया गया था। इसमें कोशिश की गई जो पुअर पीपल है उनको जस्टिस मिले, साथ में फास्ट और चीप, तो इस तरह की कोशिश की गई।
और भी कुछ स्टेप्स थे। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा रणबीर सिंह के बारे में। महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पे कुछ रिवोल्ट्स भी हो गए, खासतौर पे हुंजा नगर और गिलगित में, जो उसने पूरी तरह से क्रश किए। और उस टाइम पे भी ब्रिटिशर्स का काफ़ी सपोर्ट रहा, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है और इसमें ब्रिटिशर्स ने फुल सपोर्ट दिया क्रश करने के लिए। तो इसी तरह से जो पोस्टल सर्विसेज थी या टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम था, वो 1877 में एक्सटेंड किया गया टू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गिलगित एंड अस्कार्दो। जैसा मैंने पहले भी कहा, जो ब्रिटिशर्स थे वो पूरा वॉच रख रहे थे ऑन द नॉर्थ फ्रंटायर प्रोविंसेस पे। तो इस वजह से पोस्टल सिस्टम, टेलीग्राफ सिस्टम ये बहुत ज़रूरी था इन फ्रंटायर इलाकों में इस्टेब्लिश करना। तो बिल्कुल उन्होंने खुद तो नहीं किया, लेकिन रणबीर सिंह से ये सब चीज़ें करवा दी। इस तरह से ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट सब कनेक्टेड हो गए श्रीनगर सिटी के साथ, जो कि कैपिटल सिटी थी उस टाइम पे डोगरास की। इसी तरह से जैसे ही महाराजा रणबीर सिंह की डेथ हुई, तो उसका एल्डेस्ट सन प्रताप सिंह ही बिकेम द रूलर ऑफ J&K स्टेट। तो रणबीर सिंह की डेथ हो गई 1885 में। उसी साल उसका बड़ा बेटा महाराजा प्रताप सिंह रूलर बन गया, और इस तरह से तीसरा डोगरा रूलर अब यहाँ पे रूल करने लगा। तो प्रताप सिंह के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गई, और सबसे बड़ी चेंज थी ब्रिटिशर्स की इंटरवेंशन, ख़ास तौर पे इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसा मैंने पहले भी कहा, गुलाब सिंह को प्रेशराइज़ किया गया, फिर रणबीर सिंह को प्रेशराइज़ किया गया, अब प्रताप सिंह की बारी थी, उसको भी प्रेशराइज़ किया गया। अब प्रताप सिंह को कहा गया कि महाराजा रणबीर सिंह मरने से पहले चाहते थे ब्रिटिश रेजिडेंट को अपॉइंट करना, एंड यू हैव टू अपॉइंट इट, आपको हर हाल में अपॉइंट करना पड़ेगा। इसका रीज़न ये भी था क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर प्रोविंसेस पे अब ख़तरा ज़्यादा बढ़ गया था, अब इसको टैकल करने की ज़रूरत थी। तो इस तरह से वो चाहते थे हर हाल में यहाँ पे ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट हो। तो यही वो पीरियड था 1885 का, जब पहली बार जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में ब्रिटिश रेजिडेंट को अपॉइंट किया गया। तो खैर, प्रताप सिंह की हम बात कर रहे थे। इट इज़ बिलीव्ड दैट ही वाज वेरी मच टफ मास्टर, टफ इन द सेंस दैट he was very much harsh in his policies, in his tactics, as well as his outlook. तो कोशिश यही थी उसकी कि मैं भी रूल करूं उसी तरह जिस तरह से एंसेस्टर्स ने रूल किया, लेकिन उसकी कुछ वीकनेसेस थी। एक वीकनेस थी, ही वॉज शॉर्ट टेम्पर्ड, और इसी शॉर्ट टेम्पर्डनेस की वजह से यहाँ पे ब्रिटिशर्स कामयाब हुए फाइनली रेजिडेंट को अपॉइंट करने में। तो रेजिडेंसी राज इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, द न्यू एरा ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी बोला कि महाराजा रणबीर सिंह भी डिनाई कर गए, प्रताप सिंह ने भी पहले बहुत कोशिश की कि अमृतसर ट्रीटी में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है, ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जिसमें रेजिडेंट को अपॉइंट करने का कोई भी बात हो या कोई भी ऑर्डर हो या कोई भी ऐसा पॉइंट हो, तो कैसे आप कर सकते हैं। बट ब्रिटिशर्स हैड डिसाइडेड टू अपॉइंट द रेजिडेंट, सो दे डिड इट. Finally, in 1885, the first British resident was appointed in the state of Jammu and Kashmir state to look after the administration of state and to advise the ruling dynasty. इस तरह से पहला जो ब्रिटिश रेजिडेंट था, his name was सर ओलिवर सेंट जॉन. तो दोस्तों, आज इतना ही. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और पढ़ेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.